नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लालवानी एक बार फिर आप सभी का अपनी पीएचपी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था, और मैंने आप लोगों से जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक जो कहते हैं ना कि नींव प्रिपेयर कर रहे थे कि पेज से किस तरीके से काम करता है पीएचपी, वो भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप समझ रहे हैं ये ट्यूटोरियल बिगनर से लेकर के एडवांस एक्सपर्ट तक सभी के लिए है। तो अब धीरे धीरे हम एक्सपर्ट लेवल की ओर मूव कर रहे हैं, और अब जो ये वीडियो देखेंगे आप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स होंगी इसमें। और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास फटाक से नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, लास्ट वीडियो में भी, कि हम जो पीएचपी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो htdocs फोल्डर के अंदर बनाते हैं। और ये htdocs फोल्डर कहाँ होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर, ओपीटी के अंदर। अब मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए लैम्प, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो जैम फोल्डर के अंदर। देन इसके बाद htdocs फोल्डर के अंदर जाएंगे हम। यहाँ इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, तो उस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ PHP फॉर्म्स, या PHP फॉर्म दे देता हूँ। PHP फॉर्म ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ मुझे दो फाइल की आवश्यकता होगी, एक तो फ्रंट एंड जो कि यूज़र को सबसे पहले दिखेगा, जहाँ से हम फॉर्म का इनपुट लेंगे। देन सेकंड फॉर्म जहाँ पर PHP का सर्वर क्रिएट होगा, यानी कि PHP के सर्वर पर जब डेटा जाएगा तो वो किस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट देगा, रिस्पॉन्स देगा उसका। तो बिना देर के चलिए हम दो फाइल बनाते हैं। अगर आप विंडोज़ में तो डायरेक्टली आप यहाँ पर राइट क्लिक करके फाइल न्यू फाइल क्रिएट कर दीजिए, उसका एक्सटेंशन .php दे दीजिएगा। और मैं लिनक्स पे बना रहा हूँ तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ मैं कमांड रन करता हूँ टच एंड फाइल नेम। तो जो अपन को पहली फाइल बनानी है उसका नाम देंगे हम index.php। ओके, एंटर करूँगा, ये फाइल क्रिएट हो गई है, देख पा रहे हैं आप। अब मैं सेकेंड फाइल क्रिएट करूँगा टच बैकएंड, यानी कि यहाँ पर हम डेटा को रिसीव करने वाले हैं, backend.php। अब ये फाइल भी रेडी हो गई। देन मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इससे कुछ काम नहीं है इसका। अब मैं index.php को ओपन करूँगा अपने फेवरेट कोर एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में। देख पा रहे हैं आप, ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका। मैं सेकंड फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ इसी में, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। अब सबसे पहले जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिंपल एक HTML का फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को HTML आता होगा तो आपने HTML में फॉर्म पढ़ा होगा कि फॉर्म डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज होगा, इसमें फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बता चुका हूँ कि कोड एडिटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको स्क्रिप्ट बार बार पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वैसी स्क्रिप्ट आपको रेडी करके देता है, इसको बॉयलर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसके लिए आप शिफ्ट एंड वन यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपको बॉयलर स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले इसका टाइटल चेंज करने जा रहा हूँ। इसका टाइटल मैं दे दूँगा PHP, कैपिटल में देता हूँ PHP फॉर्म। ओके, देन अब आपको पता है कि जो भी हम फॉर्म या जो भी एलिमेंट्स हम HTML में डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमें दिखाना होता है, मतलब डिज़ाइनिंग जो हमें यूज़र को शो करना है, वो बॉडी के अंदर देना होता है। तो अब बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फॉर्म प्रिपेयर करूँगा। फॉर्म ओपन किया, फॉर्म टैग क्लोज किया। आई थिंक आप लोगों को बहुत ईजी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ HTML में। अब इस फॉर्म में मैं जो सबसे पहले लूँगा एक लेबल, इस लेबल का नेम दूँगा, या नेम ना भी तो चलेगा, तो मैं नहीं देता हूँ नाम। इस नेम लेबल को क्लोज़ कर देता हूँ, और इस लेबल में मैं टाइप करूँगा फर्स्ट नेम। ओके, देन मैं इसके बाद जो एलिमेंट क्रिएट करूँगा वो एक इनपुट टाइप का होगा। इसका टाइप होगा टेक्स्ट, TEXT। देन इसका नेम, जो हम नेम देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आप यहाँ पर नेम देंगे
वो यूनिक होना चाहिए, यानी 2 एलिमेंट के नाम आप सेम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको बैकएंड में उसको एक्सेस करना है। बैकएंड वाली जो फाइल बनाएंगे हम, वहाँ पर ये डेटा जो एक्सेस होगा इस नाम से ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ उसका फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम। देन इसका एक सेकंड लेबल मैं क्रिएट करता हूँ। ये लेबल जो मैं बना रहा हूँ इसमें क्या दूंगा, इसमें मैं दूंगा सिटी। ओके, LABEL, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब एक और इनपुट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, लेबल, जिसका टाइप दिया मैंने सेम टेक्स्ट, क्योंकि सिटी को भी मैं टेक्स्ट में ही टाइप करना चाहता हूँ। एंड जो इसका नेम दूंगा मैं, वो नेम भी यूनिक होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसका सिटी दे देता हूँ। इसके बाद मैं एक एलिमेंट और क्रिएट करूँगा। जैसे कि आपको पता है फॉर्म में एक बटन होता है जिसके थ्रू हम सबमिट करते हैं इस फॉर्म को। मैं इस बटन का नाम, बटन, इसमें एक बटन क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, जो कि सबमिट टाइप का होगा बटन। इसका नेम भी मैं सबमिट ही दे देता हूँ। और देखिए एक चीज़ और है इसमें, वैल्यू। वैल्यू यानी कि हमें उस बटन के ऊपर क्या लिख कर के आए, बटन में हमें क्या शो कराना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसे फ्रंट एंड पे देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर लिया, मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन करूँगा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के अंदर PHP फॉर्म। देन इसके बाद में जो फाइल का नाम, अगर मैं index.php फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे नाम देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपल इसको एंटर करता हूँ, तो देख पा रहे हैं आप, ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है ये उसी कोड के थ्रू हो रहा है, इसकी डिज़ाइनिंग को शो कर रहा है वो फॉर्म। अब मैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सिंगल लाइन में आ रहा है पूरा, मैं इसको चाहता हूँ कि सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में आए। तो अगर मैं यहाँ पर BR टैग लगाऊंगा तो उसकी डिज़ाइनिंग आप देखेंगे थोड़ा सा बिगड़ जाएगी एक्चुअली। तो देखिए, अब ये मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर वे में आए, तो मैं इसमें एक टेबल का यूज़ कर लेता हूँ। टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, HTML में टेबल किस तरीके से यूज़ करते हैं आपको पता होगा। टेबल, ये टेबल क्लोज़ किया। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो भी टैग ओपन करें साथ ही साथ उसको क्लोज़ करते चलें, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने ये टैग बंद किया था या नहीं किया था, या कहीं मिसमैच तो नहीं है। वैसे तो ये कोड एडिटर आपको जब इस पर क्लिक करते हैं तो बता देता है, जैसे फॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली शो करेगा कि ये फॉर्म यहाँ पर क्लोज़ है। लेकिन फिर भी ये एक तरीका सही है कि आप इसमें हल्के हल्के इसको क्लोज़ करते चलें, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप टैग ओपन करें साथ ही साथ उसको क्लोज़ करते चलें। तो अब मैंने ये जो टेबल बनाया है ये मुझे फॉर्म के बाहर बनाना है। मैं ये टेबल यहाँ क्रिएट करता हूँ। ठीक, अब मैं इसके बीच में एक रो क्रिएट करता हूँ। इस रो को भी मैं साथ ही साथ क्लोज़ कर दूँगा, देख लिया आपने। इसके बाद मैं इसमें 2 कॉलम्स क्रिएट करूँगा। ठीक, एक कॉलम और क्रिएट करना है मुझे, TD ओपन, TD क्लोज। इसकी थोड़ी डिजाइनिंग ठीक कर लेते हैं। देखिए, अब ये तो हो गई एक रो, लेकिन मुझे ऐसी 3 रो चाहिए। यानी कि पहली रो में फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, सेकंड रो में सिटी और सिटी का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, थर्ड रो में मुझे सबमिट बटन चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 बार और। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये लेबल ले जाऊँगा, यहाँ से कट किया, पेस्ट किया। फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स शो करूँगा, इसको भी मैंने कट कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में मैंने ये सिटी वाला लेबल ले गया। देन सेकंड रो के सेकंड कॉलम में मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लिया। अब आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। देन जो ये सबमिट बटन है इसे मैं उठा के इस टेबल के थर्ड कॉलम के सेकंड रो में पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले से, आप देख पा रहे हैं। देन एक चीज़ और,
आप लोगों ने HTML में एक रीसेट बटन और पढ़ा होगा। इस रीसेट बटन के थ्रू होता क्या है कि अगर फॉर्म को हमें रीसेट करना हो तो इस बटन को क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। वो भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। इसका नेम भी दे देता हूँ मैं रीसेट, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो भी मैं दे देता हूँ, चाहे तो क्लियर दे देता हूँ इस पर। जैसे कि हमें पता है रीसेट फॉर्म से होता क्या है, रीसेट फॉर्म वाले बटन से ये फॉर्म क्लियर हो जाता है, तो मैं इसको क्लियर दे देता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक, ओके। अब चलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है, अभी देखिए मैंने इसमें से फॉर्म टैग यहाँ पर रखा है। इस फॉर्म टैग को हटा के इस टेबल जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसे जस्ट ऊपर ले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि इस फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो इस फॉर्म के हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म को मैं यहाँ पर क्लोजिंग है, देखिए अब समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। अब ये तो हो गया फॉर्म रेडी हमारा। अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो हम डेटा एंटर करें और सबमिट बटन प्रेस करें तो वो जो डेटा है वो यहाँ ट्रांसमिट हो जाए बैकएंड सर्वर पे, यानी कि PHP के सर्वर पे इस फाइल पे आ जाए। इस PHP फाइल पे हमें रिसीव हो तब हम यहाँ पे उसको प्रोसेस करेंगे। तो देखिए अब वो होगा कैसे। सबसे पहले फॉर्म के साथ साथ दो प्रॉपर्टी और होती हैं, एक मेथड और एक एक्शन। तो देखिए अब हमें एक्शन जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या पैरामीटर देना होता है कि हमें किस फाइल पर इसको ले जाना है। अब हम किस फाइल पे ले जाना चाह रहे हैं, बैकएंड के किस सर्वर पे, मतलब किस फाइल पे इसको सबमिट करना है, कहाँ पर ये डेटा जाना चाहिए। तो मेरे को बैकएंड.php पे चाहिए, तो मैं इसमें टाइप कर दूँगा /, यानी कि सेम फोल्डर के अंदर। अगर ये सेम फोल्डर के अंदर नहीं होती तो हम यहाँ फोल्डर का नाम देते पहले, लेकिन ये सेम फोल्डर के अंदर तो सिंपल बैकएंड.php। इस फाइल पर हमें ये फॉर्म के डेटा को ट्रांसमिट करवाना है। अब PHP में दो मेथड दिए गए हैं ट्रांसमिट कराने के लिए, एक पोस्ट और एक गेट। तो दोनों मेथड क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पोस्ट एंड गेट। तो देखिए मेथड्स यूज फॉर फॉर्म सबमिट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ गेट मेथड की। तो मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं मेथड में टाइप कर देता हूँ गेट। अब देखिए ये हमारा फॉर्म रेडी है किस चीज़ के लिए कि यहाँ से डेटा जब हम टाइप करके सबमिट बटन को क्लिक करें तो वो डेटा बैकएंड.php पे रिसीव हो जाए। देखें क्या ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैंने इसमें टाइप किया, मान के चलिए अपना ही नाम टाइप कर दिया मैंने, रोहित। देन सिटी में टाइप किया, अपनी सिटी ग्वालियर टाइप कर दिया। जब मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करूँ तो ये आप जब URL देख पा रहे हैं लोकल होस्ट PHP के अंदर इंडेक्स फाइल के अंदर, क्योंकि इंडेक्स फाइल के अंदर होता है तो वो ना नाम शो नहीं करता। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि .php पे फाइल जब हमने कोडिंग किया है बैकएंड.php फाइल पे जाए। तो जब मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करूँगा तो बैकएंड.php फाइल पर ही जाना चाहिए। देखिए क्या जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बैकएंड.php पर जा रहा है। और ये अपने साथ साथ डेटा भी ले जा रहा है। आप देख पा रहे हैं URL में फर्स्ट नेम के अंदर रोहित गया है, सिटी के अंदर ग्वालियर गया है, और एक तीसरा एलिमेंट सबमिट ले लिया उसने, वो भी चला गया साथ में। तो चलिए अब यानी कि हमारा डेटा यहाँ तक आने लगा बैकएंड.php पे। हम इसमें कैसे देखेंगे, अब हम आते हैं इसके कोड पे। बैकएंड.php में हम कोड स्टार्ट करते हैं, PHP टैग स्टार्टिंग एंड PHP टैग क्लोजिंग। जैसे कि आपको पता है कि हम जो PHP कोड करते हैं वो इन टैग के बीच में करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैकएंड.php पे हमें यहाँ टाइप करना होगा, हम इसको एको करा लेते हैं, डेटा रिसीव हो रहा है जो हमें, क्या ये रिसीव हो रहा है प्रॉपर्ली दिख जाए हमें। तो इसके लिए जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होता है इसमें, सुपर ग्लोबल वेरिएबल वो ये है कि जो डेटा है उसको हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं, जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो ये है $_get। ये वेरिएबल यूज़ होता है उस डेटा को एक्सेस करने, और ये एरे टाइप का होता है। यानी कि यहाँ से हमने जो भी डेटा को सेंड किया वो हमें एरे के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा, और उस एरे के अंदर हम किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम देंगे एज ए एरे की।
यानी कि हम जो एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करना चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम को एको करा दिया। देन हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि जो सिटी भी आया है वो भी हम शो करा देते हैं यहाँ पर $_get। और अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो यूज़र ने सिटी एंटर कर रहा था वो क्या सिटी था, सॉरी सिटी। ओके, हो गया ये। अब इस प्रोग्राम का जो हमने बैकएंड सर्वर पर कोड किया इसका backend.php पर, ये क्या करना चाहिए, ये एको करा देगा फर्स्ट नेम और सिटी जो कि हमने वहाँ से फ्रंट एंड से टाइप किया होगा वो। देखिए सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ, फर्स्ट नेम में टाइप करता हूँ मैं, मान के चलिए मैं कुछ और नाम देता हूँ यहाँ, सॉरी राज। देन यहाँ पे सिटी में दे देता हूँ दिल्ली। जब मैं इसको नेक्स्ट करूँ तो ये देखिए आ गया, इसने आउटपुट में वही दे दिया जो यहाँ पे उसको प्राप्त हुआ। फर्स्ट नेम में उसके पास रिसीव हुआ राज, सिटी में उसका सिटी आ गया। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में सही कर देता हूँ, एक एको और यूज़ कर लेता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये दो हमें जो एलिमेंट रिसीव हुए उनको हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब PHP की फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ से हमने जो डेटा सेंड किया था वो यहाँ हमें रिसीव हो गया था। अब आपने देखा होगा कभी जैसे हम लॉगिन करते हैं तो उसमें हर यूज़र का अलग अलग नेम होता है। डायनेमिक डेटा क्या होता है वो इस तरीके से यूज़ होता है, वो मैं खुद बताने जा रहा हूँ, उसमें समझाने जा रहा हूँ। तो होता क्या है, जब आपने जैसे किसी भी वेबसाइट को देखिए, आप जब फेसबुक पे या किसी भी कहीं पर भी आप लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, चाहे आप जीमेल पे करें फेसबुक करें, तो आपने जो लॉगिन किया आपका नाम लिखे आता है हाय रोहित, या आपका जो भी नाम है वहाँ पे पर्टिकुलर चेंज होता है, हर यूज़र के लिए अलग अलग नाम होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा तो है नहीं कि गूगल ने सबके लिए अलग अलग पेज बना के रखे होंगे या फेसबुक ने सबके लिए अलग अलग पेज क्रिएट करके रखे हैं कि अगर ये यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसको ये पेज दिखे HTML में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये डायनेमिक पेज होता है जो कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसके हिसाब से वहाँ पर उस पेज को क्रिएट किया जाता है और उसका रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है। ये दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ लिखा हेलो, स्पेस देके मेरा फर्स्ट नेम जो मैं वहाँ से टाइप करके सेंड करूँगा यहाँ पर, यू आर फ्रॉम। अब यहाँ पर मैं अपनी सिटी का नाम प्रिंट करा दूँगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इससे अब कोई मतलब नहीं है। देखिए अब ये करेगा क्या, यहाँ से जो डेटा आया यानी कि फर्स्ट नेम और सिटी में जो डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ इसको backend.php पे, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, यहाँ पर उसको प्रिंट करना है मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाए, देन साथ में ये प्रिंट हो जाए यू आर फ्रॉम मैं किस सिटी से हूँ वो प्रिंट हो जाए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये ऐसा वर्क कर रहा है क्या। मैं सबसे पहले ओपन करूँगा इंडेक्स पेज, यहाँ मैंने टाइप किया एक नाम, वो उसकी सिटी में टाइप कर दिया मैंने ग्वालियर। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया जो भी नाम। अब मैं इसका एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जब मैं इसका वेब पेज सोर्स करने जाऊँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं मुझे PHP का कोड नहीं दिखेगा। यानी कि आपका जो बिजनेस लॉजिक मैंने जैसे आपको बताया था, बिजनेस लॉजिक आप PHP में रखते हैं जो कि यूज़र को कभी शो नहीं होता कि आपने क्या क्या प्रोग्राम बना के क्या प्रोसेस करके इस डेटा को जनरेट किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ कहीं भी हमें PHP का कोड नहीं दिखेगा कि PHP ने किस तरीके से इसको जनरेट किया, लेकिन जो रिजल्ट आया, रिस्पॉन्स आया वो हमारे पास आएगा। वो रिस्पॉन्स प्रॉपर दिख रहा है आपको कि क्या रिस्पॉन्स आया है वहाँ से। ये रिस्पॉन्स ये जो क्रिएट हुआ है रिस्पॉन्स इस पेज के थ्रू क्रिएट हुआ, देख रहे हैं आप। ये डायनेमिक टेक्स्ट थे, ये इसने इसको इंटरचेंज कर दिया काय में, जो अपने फर्स्ट नेम जो भी PHP मान के चलिए अभी तो हम फ्रंट एंड से सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब ये डेटाबेस से आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस से उठा करके भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे अब इसको डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं क्या करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तो हो गया गेट मेथड। साथ ही साथ मैं आपको अब दिखाता हूँ गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। अब देखिए गेट मेथड के थ्रू जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो हमें
यहाँ यूआरएल में शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम में निखिल, जो हमने वहाँ से सेंड किया था, ये फर्स्ट नेम में निखिल लिख करके यहाँ पर हमें यूआरएल में सब कुछ दिख रहा है कि हमने क्या क्या भेजा था वहाँ से, फ्रंट एंड से क्या क्या ट्रांसमिट हुआ था। फर्स्ट नेम में निखिल आया था, देन सिटी में ग्वालियर, इस तरीके से आपके पास शो हो गया कि आपने फ्रंट एंड से क्या सेंड किया। लेकिन आप खुद सोचिए, जब हमें बात सिक्योरिटी की हो, यानी कि प्राइवेसी की हो, जब हम लॉगिन करवा रहे हैं किसी यूज़र से, तो क्या यहाँ पर हमें उसका पासवर्ड शो कराना एक राइट वे है होगा? नहीं, हम उसका पासवर्ड यहाँ शो नहीं करा सकते, वरना तो उसका पासवर्ड लीक हो जाएगा। तो कुछ जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, तब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड का। पोस्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मेथड का, तो आप देखेंगे कि यूआरएल में हमें जो डेटा है वो शो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो पोस्ट मेथड का भी कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, सेम एज गेट मेथड का भी कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। तो मैं दिखाता हूँ। सॉरी, ये भी पेज सोर्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे index.php में, अब देखिए मैं यहाँ से जब ये सेंड करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ओह सॉरी, अब हमें backend.php में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे अब पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है वो पोस्ट हो जाएगा। ओके, अब ये पोस्ट मेथड के थ्रू ही यहाँ पर एक्सेस होगा। ठीक है, अब ये सेम आउटपुट हमें पोस्ट के थ्रू मिल गया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया? केवल ये डिफरेंस आया कि जो हमारा यूआरएल था उसमें गेट मेथड यूज़ कर रहे थे तो सब कुछ शो हो रहा था, लेकिन पोस्ट ने कुछ शो नहीं किया आपको कि क्या डेटा कैसे ट्रांसमिट हुआ, क्या डेटा ट्रांसमिट हुआ, केवल आपको उसका रिजल्ट प्रोसेस करके उसने दे दिया। और सेम एज यहाँ पे भी जब आप इसका पेज सोर्स चेक करेंगे, आपके पास कोई कोड शो नहीं होगा, केवल आपके पास जो इसका रिस्पॉन्स आया है वो शो हो जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या आया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या फंक्शनलिटी होती है, फॉर्म किस तरीके से सबमिट किया जाता है। अब हाँ, मैं आपको अब इसके ये बता देता हूँ गेट मेथड कहाँ सूटेबल है और पोस्ट मेथड कहाँ सूटेबल है। देखिए, जैसे गेट मेथड आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? गेट मेथड आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका कोई ब्लॉग हो और वहाँ आपने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर्स उसमें अपलोड करके रखे हुए हैं। जैसे मान के चलिए कोई यूज़र खोलता है HTTP जैसे कि इस तरीके का आपका यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, स्लैश, अब मैं इसमें जो फर्स्ट फाइल ओपन होती है वो index.php, तो मैं यही ओपन करता हूँ। मान के चलिए आपको किसी आपके वेबसाइट पे ब्लॉग पे अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोडेड हैं और आप चाहते हैं कि उसका अलग अलग यूआरएल जनरेट हो जाए। तो वो यूआरएल जनरेट कैसे होगा अलग अलग? जैसे मान के चलिए इसमें सब्जेक्ट में मैं बाय यूआरएल पास करता हूँ मैथ्स, तो ओनली मैथ्स के लेक्चर आपके ओपन करेगा। सेम एज यदि मैं सब्जेक्ट में पास करता हूँ साइंस, तो ये ओनली साइंस के लेक्चर्स, साइंस के वीडियोस आपको दिखाएगा। इस तरीके की जहाँ फंक्शनलिटी हमें यूज़ करना होती है वहाँ हमारे लिए गेट मेथड सूटेबल होती है। समझ गए होंगे, आपको जब यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा पास करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाना होता है, वहाँ आपके लिए गेट मेथड काफ़ी यूज़फुल है। और इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि इसमें 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा आप यूआरएल नहीं भेज सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई गेट मेथड। अब सेम एज पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या फ़ायदा है मैंने आपको बता दिया कि आपका यूआरएल के थ्रू डेटा लीक नहीं होता, यूआरएल के थ्रू आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और पोस्ट मेथड का ड्रॉबैक क्या है? मान के चलिए आपको कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी जो ब्लॉग में बनाई, जैसे ब्लॉग में आप बनाते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेज, मतलब एक ही पेज डायनेमिक हो जाएगी जो कि यूआरएल के थ्रू आपका डेटा एक्सेस करके मैथ्स है तो मैथ्स की वीडियो दिखाए, साइंस है तो साइंस की वीडियो दिखाए। इस तरीके की फंक्शनलिटी आप पोस्ट मेथड के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यूआरएल के थ्रू अगर आप डेटा भेजेंगे तो पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा इस बैकएंड वाले पेज पे। तो अब आप समझ गए होंगे पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंसेस है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पोस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और गेट को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक मेथड और होती है, मेथड तो ये दो होती हैं, लेकिन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल और होता है जिसके थ्रू आप दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यानी
पोस्ट किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, बाय पोस्ट मेथड, सॉरी $_ पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सेम एज गेट बाय गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल और है जो कि है रिक्वेस्ट। बाय, आप समझ गए होंगे इसका की जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या है, $_रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट है क्या और कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल रिक्वेस्ट है ये हम यूज़ करते हैं दोनों मेथड्स के लिए। यानी कि जब हमें नहीं पता कि हमने पोस्ट यूज़ किया है फ्रंट एंड पे या गेट यूज़ किया है, हम दोनों मेथड के थ्रू एक्सेस कराना चाहते हैं, दोनों मेथड का डेटा एक्सेस कराना चाहते हैं, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पोस्ट है, यदि मैं इसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करूँ और इस रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू इसको एक्सेस करूँ तो ये एक्सेस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PHP में होता क्या है, ये फ्रंट एंड उसको रिक्वेस्ट करता है कि जो भी हम यहाँ से क्वेरी कर रहे हैं वो डेटा हमें दिखाया जाए, तो यहाँ से बैकएंड उसका रिस्पॉन्स उसको सेंड करता है। तो ये रिक्वेस्ट वेरिएबल जो है ये इसीलिए बनाया गया कि जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही, चाहे वो पोस्ट हो चाहे गेट हो, वो उसका डेटा उसको यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दे। आपको अब तीनों वेरिएबल समझ में आ गए होंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट, पोस्ट और गेट। तो फ्रंट एंड पे मैं एक बार चेक करता हूँ इसको। मैं सबसे पहले ओपन करूँगा index.php वाला ही पेज और यहाँ से मैं डेटा सेंड करूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें रोहित, अब अच्छा क्लियर बटन और चेक कर लेते हैं। यदि मैं क्लियर बटन को क्लिक करूँ तो एक ब्लैंक हो रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रोहित और यहाँ अपनी सिटी ग्वालियर। जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसने रिक्वेस्ट वेरिएबल के थ्रू भी इसको सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी। अब देखिए, अब मान के चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह गेट मेथड यूज़ करता तब भी रिक्वेस्ट मेथड प्रॉपर्ली वर्क करती। तो देखिए मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, तो चलिए जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ index.php या फिर इसका नाम नहीं देते तब भी, हाँ। अब मैं इसमें टाइप करता हूँ सेम निखिल, सॉरी रोहित ग्वालियर, इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस बार URL में दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसने रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू उसको जो हमने प्रोसेस करवाया था उसने प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दे दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्म हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, फॉर्म से डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है बैकएंड के स्क्रिप्ट पर, और वहाँ उस डेटा को प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से प्रिंट कराया जाता है। ये चीज़ भी आपको बता चुका मैं कि जब आप इसका VP सोर्स करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि इसमें किस वेरिएबल के थ्रू या क्या आपका लॉजिक था, कि क्या लॉजिक लगा करके आपने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आगे आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि इस फॉर्म को वैलिडेट किस तरीके से किया जाता है। यानी कि जो यूज़र ने डेटा सेंड किया, मान के चलिए किसी ने मोबाइल नंबर सेंड किया, तो क्या वो मोबाइल नंबर सही भेजा है, सही का मतलब ये तो नहीं बता सकते हम कि बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, लेकिन जो उसका फॉर्मेट है क्या वो फॉर्मेट सही फॉर्मेट में भेजा गया है। जैसे नाम है, किसी ने नाम में मोबाइल नंबर तो टाइप नहीं किया या मोबाइल में नाम तो टाइप नहीं किया, इस तरीके की फंक्शनलिटी हम आगे परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, डेटाबेस के थ्रू डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे उसमें डेटा सेव किया जाता है, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम इसको काफ़ी जल्दी देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिए। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से एक नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।